जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्ट्रक्टर क्या है और उसकी जॉब क्या है, और हम समझेंगे इंस्ट्रक्टर एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लर्नर क्या है, लर्नर के टाइप्स क्या है, और ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है, और प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्टर एंड हिज रिस्पॉन्स जॉब्स और इंस्ट्रक्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो चैनल को अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इंस्ट्रक्टर, केवल इंस्ट्रक्टर हेडिंग डालिए। उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी संस्था है और ट्रेनी के बीच में किसका, मीडिएटर का रोल अदा करता है। इंस्ट्रक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनी के बीच में मीडिएटर होता है। इंस्ट्रक्टर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनी के बीच में मीडिएटर होता है, और क्या करता है, पर्सनालिटी को डेवलप करता है। किसकी पर्सनालिटी को, ट्रेनी की या स्टूडेंट की, किसी की भी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो इंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, जो इंस्ट्रक्टर वह होता है जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संस्था और ट्रेनी के बीच का मीडिएटर होता है, और ट्रेनी की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अब इसकी जॉब्स क्या होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हिज जॉब्स, ठीक। अब उसकी जॉब, सबसे पहली जो जॉब होती है उसकी सबसे पहली होती है स्प्लिट द सिलेबस, यानी कि सिलेबस का विभाजन करना। स्प्लिट होता है विभाजन, सिलेबस का विभाजन करना, सिलेबस को टुकड़ों में बांटकर उसे पढ़ाना समझाना। क्योंकि जब आप टुकड़ों में पढ़ाएंगे तब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि ट्रेनिंग को अच्छे से समझ में आएगा। एक चैप्टर एक बार में पढ़ा देंगे तो क्या होगा, इकट्ठा होने की वजह से समझ में नहीं आएगा, यानी कि दिक्कतें आएंगी समझने के लिए, और इतना सारा याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सिलेबस का विभाजन करना किस तरीके से, इसमें 3 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए इंस्ट्रक्टर हिज एंड हिज जॉब्स। तो उसमें सबसे पहला है क्या, स्प्लिट, विभाजन द सिलेबस। स्प्लिट द सिलेबस यानी कि सिलेबस का विभाजन। उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपेयर द लेसन प्लान, यानी कि लेसन प्लान का प्रिपरेशन। ये कौन करता है, टीचर करता है। टीचर की क्या है, जॉब है ये, प्रिपेयर लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे अलग से, किस तरीके से बनाना है, उसके कुछ डेमो भी बना के दिखाएंगे कि इस तरीके से लेसन बनता है आपका। उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है प्रिपेयर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, और उसके बाद क्या है, प्रिपेयर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी कौन, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करता है, किसको, डेमो प्लान को या डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को। उसमें क्या होता है, ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका थ्योरी क्या है, लेसन प्लान थ्योरी आती है, और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होती है, आपका प्रैक्टिकल आता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिपेयर WIM यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये WIM यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये इसकी पूरी यूनिट है, हम आगे पढ़ाएंगे। इससे एक क्वेश्चन आता है, या इसमें WIM दे देगा, इसमें W का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है, और M का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। एक क्वेश्चन आता ही हर साल। तो आगे इसकी यूनिट में हम पूरा से पढ़ाएंगे कि W क्या है, I क्या है, M क्या है, ये पूरी चीज़ें आपको समझाएंगे। और सेकंड क्या आता है, सेकंड जॉब क्या है, पहला हो गया स्प्लिट द सिलेबस, दूसरा है क्रिएट फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जहाँ भी कोई भी ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है वहाँ पे क्रिएट करना, कैसी, अनुकूल परिस्थितियाँ का क्रिएट करना, यानी कि क्रिएट फेवरेबल कंडीशन। क्रिएट फेवरेबल कंडीशन, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसे अनुकूल करना, उसके हिसाब से ट्रेनिंग के स्वभाव के हिसाब से। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी संस्था में पढ़ा रहे हैं और वहाँ आप अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, और बच्चों को वहाँ पे एडजस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे क्रिएट कैसी, फेवरेबल यानी कि अनुकूल कंडीशन करना, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। कैसे जिम्मेदारी होती है, जैसे कि कॉलेज जहाँ पे आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कोई शोर शराबा तो नहीं है बाहर का, या इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें जो आती हैं उन सब चीज़ों की देख रेख करके फेवरेबल कंडीशन बनाना। और थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट है इंसिस्ट हैबिट ऑफ सेफ्टी। आप क्या होता है, ट्रेनिंग को जब प्रैक्टिकल करते हैं आपको उसमें सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें क्या धीरे धीरे करके जो ट्रेनिंग को सेफ्टी की हैबिट डालना।
इंसिस्ट हैबिट ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी की हैबिट धीरे धीरे करके उसके अंदर इंसिस्ट करना, यानी कि पहले थोड़ा करके फिर थोड़ा 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 इस तरीके से ट्रेनिंग को आदत पड़ जाएगी सेफ्टी के साथ वर्क करने की। उससे क्या होगा, आपका सबसे पहले तो ट्रेनिंग जो है वो खुद सेफ रहेगा, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब आप खुद रहेंगे तो आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी आपका ऑपरेटर फूकने का डर खत्म हो जाता है बिल्कुल भी। उसके बाद आपका आता है एबुलेट एंड ग्रेड लर्नर। एबुलेट एंड ग्रेड लर्नर, यानी कि लर्नर को एबुलेट करना और उसको ग्रेडिंग करना है, उसे देखकर उसे समझकर उसका मूल्यांकन करके उससे क्या करना, उसकी ग्रेडिंग करना कि कौन किस लेवल का है, किसे किस लेवल से बताना है, किस लेवल पे उसको समझाना है और किस लेवल से उसे ग्रेड देना है। और पांचवा आता है आपका मेंटेन ऑल रिकॉर्ड। मेंटेन ऑल रिकॉर्ड, यानी कि ये भी जॉब है, पांचवा जॉब है मेंटेन ऑल रिकॉर्ड, यानी कि जो आपका वर्क है, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको वर्क दिया है उसको मेंटेन करना। उसमें क्या सारी चीज़ें, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया डेली का रजिस्टर, डेली आपने क्या पढ़ा है, डेली डायरी आपको मेंटेन करना होती है। और उसके बाद आपका जो इक्विपमेंट है या आपके वर्कशॉप के अंदर जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी जो रिकॉर्ड होता है सारा मेंटेन करना, किसका, इंस्ट्रक्टर का क्या होती है, जॉब होती है वो। उसके बाद आता है प्रिपेयर फील्ड प्रिवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ट्रेनिंग के लिए पिछले साल के पेपर मुहैया कराना, या उसके लिए जो भी पिछले ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं उनको क्या कराना, ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराना। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, टीचर की जिम्मेदारी या इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस, सातवीं जॉब है एनालिसिस ऑफ ड्रॉबैक, यानी कि जो कमियां हैं उनको एनालिसिस करना, उनको यानी कि उन पर ध्यान देना, उन्हें एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ ड्रॉबैक। उसके बाद इसमें ड्रॉबैक के अंदर क्या आते हैं, डिजायर द टीच, यानी कि पढ़ाने की इच्छा की कमी को देखना। उसके बाद आता है मास्टर इन टेक्निक, यानी कि जो टेक्निक्स हैं आपकी पढ़ाने की या आपकी प्रैक्टिकल कराने की या जो भी टेक्निक्स हैं उनमें मास्टर होना। उसके बाद आता है आपका कंपनसेंट इन सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरी जानकारी, सब्जेक्ट की पूरी जानकारी का होना। उसके बाद आता है हैबिट ऑफ एवल्यूएशन, जो भी आप निरीक्षण करते हैं या आप जो भी किसी भी स्टूडेंट को उसका मूल्यांकन करते हैं वो उसका क्या करना है, आपको उसकी हैबिट डालना है। उसके बाद आपका आता है आठवां आता है एक्वायर नॉलेज ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि लगातार आपको टीचिंग एड्स से क्या करना है, नॉलेज एक्वायर करना, एक्वायरिंग नॉलेज टीचिंग एड्स। जो भी नए इक्विपमेंट आते हैं वर्कशॉप के अंदर, जो भी नई टेक्निक्स हैं, जैसे जो भी आविष्कार होते हैं तो वर्कशॉप के अंदर आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो उन सारी चीज़ों को जो टीचिंग एड्स हैं आपके, जो पढ़ाने की आजकल, पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड था, फिर वाइट बोर्ड है, इस तरीके से सारी चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या आविष्कार हुए। उन सारे टीचिंग एड्स जो भी होते हैं आपके, जैसे मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, इससे जो भी टीचिंग एड्स हैं आपके, उनकी नॉलेज को एक्वायर करते रहना कि किस टाइम क्या आविष्कार हुआ और क्या आया, किस मेथड से आप स्टडी चल रही है, उसकी नॉलेज को एक्वायर करना। उसके बाद ये 8 पॉइंट हो गए, आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला क्या है, स्प्लिट द सिलेबस, दूसरा है क्रिएट फेवरेबल कंडीशन, तीसरा इंसिस्ट हैबिट ऑफ सेफ्टी, चौथा है आपका एवल्यूएट एंड ग्रेड लर्नर, पांचवा है मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स, छठा है प्रिपेयर फील्ड प्रिवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर, सातवां है आपका एनालिसिस ऑफ ड्रॉबैक, आठवां है एक्वायर नॉलेज ऑफ टीचिंग एड्स। तो ये आपके 8 पॉइंट हो गए। पॉइंट फर्स्ट के नीचे इस तरीके से आप तीर का निशान लगाकर ये लिखे, प्रिपेयर लेसन प्लान, प्रिपेयर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, प्रिपेयर WIM। उसके बाद आपका 7वें के नीचे आप ये लिख लें, एनालिसिस ऑफ ड्रॉबैक, डिजायर टू टीच, मास्टर ऑफ टेक्निक, कॉम्पिटेंट इन सब्जेक्ट और हैबिट्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, हमने इंस्ट्रक्टर एंड हिज जॉब्स के बारे में समझ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक टीचर की, एक अध्यापक की या एक इंस्ट्रक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस किस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर और एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग डाल लीजिए आप, इंस्ट्रक्टर
हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद में सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति आती है। एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। उसके बाद आती है ट्रेनी के प्रति, यानी कि ट्रेनी के प्रति यानी छात्र के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद आती है पेरेंट के, यानी कि जो छात्र के पेरेंट है उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आती है हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। और सबसे पहले देखेंगे टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की और किस तरीके से उसे करना है। ठीक है, उसके सबसे पहला इसमें डाल लीजिए टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। तो इसमें क्या है, टू फॉलो सिलेबस, जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें टीचर को क्या क्या करना होता है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टूवर्ड फॉलो सिलेबस, टूवर्ड फॉलो सिलेबस। तो क्या करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको टीचर को, जो भी इंस्ट्रक्टर को सिलेबस देगा उसे फॉलो करना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद होती है टू बी लॉयल टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, टू बी लॉयल टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आपकी संस्था है, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रति तुम्हें इंस्ट्रक्टर को लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। और ऐसा नहीं करना है कि टीचर से कहा जाए कि ये सब कर, ये चीज़ करो, ये बच्चे को ये बताना है, तो बच्चों को बताए नहीं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से गलत बोल दे कि हाँ हमने बच्चों को सारा बता दिया है। तो लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, लॉयल होता है ईमानदार। तो टू बी लॉयल टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति ईमानदार रहना। बिजी इन टीचिंग, थर्ड क्या है, बिजी इन टीचिंग, यानी कि जब आप टीचिंग में बिजी रहना, टीचिंग पढ़ाने में व्यस्त रहना, पढ़ाने में व्यस्त रहना। ऐसा नहीं आपका लेक्चर है और आपको लेक्चर के लिए बोला गया है और आप किसी और काम में लगे हैं या कोई और काम कर रहे हैं अपना घर का या पर्सनली कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बिजी इन टीचिंग, टीचिंग में बिजी रहना। और आपका 14 पॉइंट है टू परफेक्ट इक्विपमेंट, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, यानी कि जो आपके वर्कशॉप के अंदर जो भी आपके इक्विपमेंट होंगे या ऑपरेटर्स होंगे, जो भी आपकी जो भी सामग्री होगी, जो भी टीचिंग एड्स हैं, जो भी जितने भी आपके अंतर्गत आपको दिए गए, जो जिन भी औजारों की या आपके टूल्स इक्विपमेंट और आपके ऑपरेटर्स जो भी आपके निगरानी में है, उन सब की क्या करना, प्रोटेक्ट रक्षा करना। जैसे समझने के लिए समझ लीजिए, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब तैयारी के बगैर ही प्रैक्टिकल करना चालू कर देते हैं। उनसे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऑपरेटर ठोकने की संभावना रहती है और बच्चों को भी क्या होता है, खतरा रहता है चोट वगैरह लगने का। तो उससे क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए आप पहले बच्चों को समझाएंगे उस चीज़ के बारे में, फिर उन पर नज़र रखेंगे। ये नहीं कि आप अपने मोबाइल में व्यस्त हैं और बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट की रक्षा करना। और 5th पॉइंट है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपके संस्था या एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स हैं, जो भी उसने रूल्स बनाए हैं टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, उन्हें फॉलो करना है और बच्चों से कराना है। उनको जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रूल रेगुलेशन के अंतर्गत चलती है तब वो अच्छे से होती है। अदरवाइज आप जैसे मर्जी चाहें वैसे चलाना चाहें तो उसमें फिर दिक्कतें आती हैं। तो क्या करना है, आपको रूल और रेगुलेशन का फॉलो कराना है। उसके बाद सेकेंड की आती है ट्रेनिंग के प्रति, यानी कि आपके ट्रेनिंग के प्रति टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आती है। तो आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे टूवर्ड ट्रेनिंग के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। टूवर्ड ट्रेनिंग के हेडिंग के नीचे सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी बच्चा जो आपके अंतर्गत पढ़ रहा है या आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या आती है, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। किसी भी काम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ना कि हर काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना। उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसकी, टीचर की, इंस्ट्रक्टर की। उसके बाद आती है स्टडी प्रिंसिपल, जो भी ट्रेनिंग आपके अंतर्गत आता है तो उसको जो भी स्टडी प्रिंसिपल, रूल्स, लॉ है, उन सब के बारे में समझा देना, बता देना, उन्हें पढ़ा देना अच्छे से। तो स्टडी प्रिंसिपल के अंतर्गत यही आता है। उसके बाद आपका आता है टू टेक ऑन डिसीजन। थर्ड पॉइंट है टू टेक ऑन डिसीजन। इसमें क्या आता है, टू टेक ऑन डिसीजन में जो भी आपका डिसीजन बच्चे को लेना है, वो उसको क्षमता पैदा करना है,
खुद डिसीजन लेने की, अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता पैदा करना, किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से क्या करना, उसको उस काबिल बना देना कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकें। और आपका चौथा पॉइंट है मोटिवेशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी आगे आप जब लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे तो उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका सबसे टफ होता है, लेसन प्लान का सबसे टफ पॉइंट होता है। तो मोटिवेशन, किसी भी बच्चे को जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो आगे काम करने के लिए उत्साहित नहीं होगा। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसे मोटिवेट करते रहना और उसे मोटिवेशन देते रहना। तो चौथा पॉइंट आपका मोटिवेशन। पांचवा पॉइंट है आपका गुड हैबिट्स। पांचवा पॉइंट आपका गुड हैबिट्स, किसी भी स्टूडेंट की अच्छी आदतें डालना और उसको अच्छी बातें बताकर या मोटिवेट करके उसकी हैबिट्स हैं, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो करता है, जो हैबिट्स हैं उसको अच्छा करना, उसको बेहतर बनाना। और जिससे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट, मान लो आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं CITS के अंदर, अगर आपको की हैबिटें अच्छी डालेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाकर पढ़ाकर जो भी तरीके हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जब अच्छी बातें बताकर आपकी हैबिट्स अच्छी हो जाएंगी, तब आप जब आगे किसी कंपनी या किसी भी प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI में जब आप पढ़ाएंगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आप बच्चों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पेरेंट के प्रति। अब पेरेंट के प्रति हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं पेरेंट के प्रति। आपने एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के प्रति समझ गए। अब आप समझेंगे पेरेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हेडिंग डालिए तीसरी, टूवर्ड पेरेंट। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्टर का पेरेंट के साथ संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्टर पेरेंट के साथ संपर्क में रहेगा तब आपके जो अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देना आसानी रहती है कि किस तरीके से आपके बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या किस तरीके से पढ़ता है, क्या आदतें हैं, सारी चीज़ें के बारे में। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इंस्ट्रक्टर का पेरेंट के साथ संपर्क में रहना। उसके बाद आपका गुड एंड बैड हैबिट्स को बताना, यानी कि जो भी ट्रेनिंग है आपके अंतर्गत आता है उसकी जो अच्छी आदतें और बुरी आदतें हैं उनको बताना उसके पेरेंट को। अच्छी आदतों के लिए पेरेंट उसे अप्रिशिएट करेंगे और बुरी आदतों के लिए उसे पनिशमेंट देंगे। तो ये दोनों आदतों को आपको बताना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट के प्रति। उसके बाद आते हैं थर्ड, आपका फ्यूचर के बारे में सलाह देना। थर्ड पॉइंट है फ्यूचर के बारे में सलाह देना। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे, आप उसके साथ रहेंगे, तो उसके अच्छी और बुरी आदतें सब आपको एनालिसिस करने को मिलेंगी। जब आप सब एनालिसिस कर लेंगे तब उसके बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा क्या कर सकता है और इसके लिए क्या ज़रूरी है। अब फोर्थ आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए, टूवर्ड सोशल एंड नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो सोशल और नेशन के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है आपकी। तो जो टीचर है वो देखिए, टू चेंज सोसाइटी टीचर प्ले मेजर रोल, यानी कि जो सोसाइटी है आपकी उसे चेंज करने में टीचर का बड़ा रोल होता है। कैसे होता है, कोई भी टीचर है उसके अंतर्गत जो ट्रेनी होते हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग बिहेवियर के होते हैं। अगर आप किसी को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएँ तो उससे क्या होगा, जो भी आप नेशन के प्रति आप उसको एडवाइस देंगे, जो भी आप करेंगे वो सब फॉलो करेंगे उससे, तो क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा, चेंज होगा। तो उससे क्या होता है, टीचर का जो रोल होता है वो उस नेशन को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके बाद आपका आता है मेड स्किल टेक्नीशियन। टीचर क्या करता है, जो ट्रेनिंग है, आप इंस्ट्रक्टर जब आप बन जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप किसी ITI के अंदर पढ़ाएंगे, तब आप क्या करेंगे, स्किल टेक्नीशियन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसको प्रैक्टिकल की नॉलेज देकर, थ्योरेटिकल नॉलेज देकर उसे स्किल टेक्नीशियन बनाएंगे। जिससे क्या होगा, वो आगे जाके कंपनी में काम करेगा। कंपनी में काम करने से क्या होगा, हमारे देश के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेंगे। प्रोडक्ट बढ़ने से क्या होगा, हमारे देश की GDP बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, नेशन में आप कंट्रीब्यूट करेंगे किसके, एक छोटे से लेवल से, जहां आप एक स्किल टेक्नीशियन को बनाएंगे, वो अच्छे से जाके इंडस्ट्री में काम करेगा। इंडस्ट्री में काम करने के बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इस तरीके से वो क्या करेगा, नेशन में हेल्प करेगा। और उसके बाद आता है टू मेड हिम
पैट्रियोटिक, यानी कि जो आपके अंदर जो आपके अंतर्गत ट्रेनी है या स्टूडेंट है वो आपको देशभक्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीचर की। पैट्रियोटिक कैसे बनाएंगे आप? जैसे कि किसी भी संस्था या किसी भी कॉलेज या ITI के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है किस तरीके से आपको पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त बनना है। उसके बाद आती है टीचर की खुद हिमसेल्फ, पांचवी है ये हिमसेल्फ। स्वयं के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसमें सबसे पहली देखिए, शुड मेंटेन टाइम प्रॉपरली, शुड मेंटेन टाइम प्रॉपरली, यानी कि जो भी टाइम है, जो भी एजुकेशन टाइम दिया उसको मेंटेन करना प्रॉपरली, मतलब जो आप घर में जो आपका टाइम टेबल है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, ये टीचर की खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आती है लैंग्वेज शुड बी क्लियर, यानी कि जब आप क्लास में कोई भी चीज़ समझाएंगे या पढ़ाएंगे या प्रैक्टिकल में कोई भी चीज़ आप बताएंगे किसी चीज़ को, तो लैंग्वेज आपकी क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी भी क्लास के अंदर यूपी के 50 बच्चे हैं और आप टीचर हैं महाराष्ट्र के, आपकी लैंग्वेज हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको मेहनत करके लैंग्वेज को क्लियर करना होगा और बच्चों को समझाना होगा जो उनकी लैंग्वेज है, मतलब हिंदी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज कह दें, जो प्रॉपरली जो हमारी लैंग्वेज चलती है हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको जो आपकी लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए, आपको बच्चों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपका आता है टीच वेल विथ सेटिस्फाइड या सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, या आप इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं या सफिशिएंट करते हैं, ये दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, चाहे इसका कर लें चाहे इसका कर लें। तो टू टीच वेल विथ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आप पढ़ाएंगे क्लास के अंदर और या लेक्चर आप लेंगे तो उसके अंदर जो आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन देंगे वो सफिशिएंट होना चाहिए, किसके? सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही आप देंगे, ना कि आप फालतू की जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे। आप उतनी ही नॉलेज देंगे और जितनी ट्रेनिंग को उस समय ज़रूरत है, ना कि आप पूरा चैप्टर पर बता देंगे उसे ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, करना कौन सा है, क्या करना है, वो कर ही ना पाए। तो ये उसके बाद आती है कि आपको आपकी जो कपड़े का पहनने का तरीका है वो आपको मेंटेन करना है, इस तरीके से आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, यही क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप किया जाता है। तो 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, ट्रेनिंग के प्रति, पेरेंट के प्रति, सोशल और हिमसेल्फ। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि जिससे कि उनको भी ये नॉलेज जो भी है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उन तक पहुँचाए। तो दोस्तों ये जब थ्योरिकल समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। उससे क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और क्या होगा, आप 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे प्रॉपर्ली करके आओगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा नहीं हो, आपको बताया नहीं गया, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।